वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से मैथ्स मैराथन के एक और एपिसोड्स में आपका स्वागत है। आइए कॉपी और कलम के साथ बैठिए। एक बार बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। परमपिता परमेश्वर से मेरी यही दुआ है कि आप जिस फील्ड में भी हो, जिस चीज की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसमें सफल हो। बीसीसी परिवार हमेशा आपके साथ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो लोकल बच्चे हैं आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, उनसे मेरी आग्रह है वो जितना जल्द हो सके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। और जो लोग सुदूर देहात में है, गांव में है, कस्बे में है, मेरे भाई बंधु, वो ऑनलाइन वीडियो के जरिए मेरे कंटेंट का लाभ उठाएं। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। आइए हम कंटेंट की बात करते हैं। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। ये हर एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए काफी लाभप्रद और फ्रूटफुल होगा। मैं परिचय करा दूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये परसेंटेज का है। सेकंड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन नंबर 4 लाभांश से रिलेटेड भी मैं एक क्वेश्चन लिया हूं जो आपको अक्सर कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी एवरेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 ये परसेंटेज से रिलेटेड है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो एलसीएम और एचसीएफ से है। तो आपने देखा ये 7 क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त, ये 70 क्वेश्चन के बराबर है। और समझिए 7 चैप्टर्स है आपके लिए। तो आइए, कहता है ताजे फलों में 72% पानी है। ताजे फलों में 72% पानी और सूखे फलों में 20% पानी होता है। ताजे फलों में 72% पानी और सूखे फलों में 20% पानी है। 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? डियर स्टूडेंट्स, एक लाइन में बन जाएगा। 100 केजी ताजा फल है और उसमें 72% पानी है। तो जब 72% पानी है तो निचोड़ कितना बचेगा? निचोड़ बचेगा आपका 26%। कितना बचेगा? 26%। माफ कीजिएगा, 28%। 100 में कितना बचेगा? 28%। 72 आपने हटा दिया, बराबर यानी निचोड़ बराबर निचोड़। सूखे फलों में 20% पानी है तो सूखे फल की मात्रा मैं x ले लेता हूं। यहां x ही आसान है। सूखे फलों की मात्रा कितनी है? x केजी है। सूखे फलों की मात्रा है x केजी और 20% उसमें पानी है। तो 20% पानी आप मेरे दोस्त हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 80/100। इस 100 से ये 100 कट गया। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब मुझे लगता है आसानी से समझ गए होंगे आप। 28 इंटू 10 कर दीजिए और बटे में ये 8 कर ले और ये यहाँ पर x सूखा फल की मात्रा आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 और 2 बचे 10। देखिए 35 केजी। कितना सिंपल और कितना सुगम, कितना सिंपल और कितना सिंपल। माफ कीजिएगा 35 केजी है, मैंने गलत से ये 35 केजी। फिर से समझ गए आप? मैं एक एक पॉइंट नोट करूंगा। जीवन में आप इस टाइप के सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। देखिए यहाँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब इसको बनाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं एक बेहतरीन कंसेप्ट की तरफ। ए अकेले 70 दिनों में, ए अकेले 70 दिनों में बी ए से 75% अधिक दक्ष है। बी ए से 75% अधिक दक्ष है। बी ए से 75% अधिक दक्ष है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए और बी ले लीजिए पहले। देखिएगा इस टाइप का सवाल, कई सवाल इससे बन जाएंगे आप। बी ए से 75% अधिक दक्ष है। जो दक्षता होता है ना उसको हम लोग इंग्लिश में वर्क एफिशिएंसी कहते हैं। और जो ज्यादा दक्ष होता है उसको समय कम लगता है। तो जब दक्षता को बदल दीजिएगा तो वो टाइम बन जाएगा और टाइम को बदल देते हैं तो वो दक्षता बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, बी ए से 75% अधिक दक्ष है। बी ए से 75% अधिक दक्ष है। अगर ये 100 है तो ये 175 है। अब 25 से 25 चौका और 25 सत्ते 4 और 7 हो गया। ये वर्क एफिशिएंसी है, ये वर्क एफिशिएंसी है, समझिएगा। बी ए से 75% अधिक दक्ष है। बी ए से यानी ए अगर 100 तो वो 75% अधिक दक्ष है तो 125 हो गया। लेकिन अगर यहां पर ये कहता है 75% कम दक्ष है तो क्या हो जाता? 25 हो जाता। सारी बातें समझ लीजिए।
तो मैंने टाइम क्यों लिखा? क्योंकि मुझसे टाइम पूछा जा रहा है। तो वर्क को जब आप बदल देते हैं तो वो टाइम बन जाता है। जब वर्क बदल जाता है तो वो टाइम बन जाता है। जब वर्क को रिवर्स कर देंगे तो टाइम बन जाता है, और जब टाइम को रिवर्स कर देंगे तो वो वर्क बन जाता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे कितना सिंपल सवाल है। ये दिन में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों मिलकर कितने दिन में, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, दोनों मिलकर जरूरी नहीं है। ए अकेले 70 दिन में आपसे पूछ रहा है बी अकेले कितने दिन में। एक लाइन में B इक्वल टू, मैं अक्सर अपने क्लास में जिक्र करता हूं ऑफलाइन में भी, कि जिसके बारे में पूछे वो ऊपर। B अकेले कितने दिन में? 4 दिन में। B अकेले कितने दिन में? 4 दिन में। जो बात आपसे पूछे वो हमेशा ऊपर होता है। तो B के बारे में पूछा, यहां से उठाए ये 4 दिन, तो A कितना दिन? 7 दिन। B 4 दिन कब? B 4 दिन कब? जब A 7 दिन है। लेकिन जब A 7 दिन है तब ना B 4 दिन है। लेकिन यहां तो आपसे कह रहा है कि यदि B 70 दिन में करता है तब, यदि A 70 दिनों में करता है तब B कितने दिनों में? तो गुने में 70 कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए और यहां पर आप लिख लीजिए 10 चौका 40। दिमाग में सेट कर लीजिए, दिमाग में आप इसको सेट कर लीजिए, B अकेले कितने दिन में। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में आंशिक रूप से 8 किलोमीटर की दूरी से पैदल तय करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से तय करता है। पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूं। 80 किलोमीटर की दूरी वह 7 घंटे में तय करता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे कह रहा है पैदल, तो इस 4 ऑप्शन में से ही एक कोई ऑप्शन आपका होगा, और मुझे दोनों का टाइम मिलके 7 घंटा लाना है। मुझे दोनों का टाइम मिलके कितना घंटा लाना है? 7 घंटे लाने हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों का टाइम मिलके कितना? पैदल, क्या कह रहा है यहां? पैदल, यानी P से पैदल और C से साइकिल, C से साइकिल। ये दोनों का टाइम मिलके कितने घंटे होने चाहिए? 7 घंटे होने चाहिए। तो ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ऑप्शन का सहारा क्यों लिए? क्योंकि ये सारे के सारे दूरी है, और यहां पर कह रहा है कि पैदल 8 किलोमीटर घंटा है। पैदल कितने घंटे हैं? 8 किलोमीटर घंटे हैं। लेकिन दोनों मिलके टाइम 7 घंटा है, पैदल और साइकिल। अगर हम 8 से 28 को डिवाइड करेंगे तो ये भाग नहीं लगेगा, डेसिमल में आएगा, लेकिन हमारा टोटल समय डेसिमल में नहीं है, इसलिए कैंसिल हो गया। 16 से 30 को डिवाइड करेंगे तो भी ये डिवाइड नहीं होगा, यानी डेसिमल में आएगा। और डेसिमल में आने का मतलब है कि अगर हम ये साइकिल वाले से इसको डिवाइड करते हैं, माफ कीजिएगा, पैदल आपसे पूछ रहा, अगर हम पैदल वाले से इसको डिवाइड करते हैं तो भी ये डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। और डेसिमल में आने का मतलब है इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 16 के बारे में सोचेंगे। लेकिन हमारे 2 ऑप्शन यही कट गया, ये भी कट गया, बिना बने बन गया। अब इसका प्रूफ देख लीजिए कैसे। अगर हम पैदल आपसे पूछ रहा है तो सारे ऑप्शन पैदल वालों का है, ये सारे ऑप्शन किसका है? पैदल वालों का है। तो पैदल वालों का है तो इस ऑप्शन को उठाइए। अब पैदल वाले का टाइम ले लीजिए, 8 चौका 32, 4 घंटा प्लस, तो 80 में से 80 टोटल है, उसमें से ये 32 चला है। तो 32 चलने के बाद जो डिस्टेंस बचेगा वो किसका होगा? साइकिल वालों का होगा, यानी 48। तो 48 अब बटे में 16, 16 तिया 48, 4 3 7 घंटे। बात समझ में आया? कितना आसान, कितना सुगम। क्या जरूरत है लोचा लच करने का। और अगर आप मेथड से बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेथड भी सीख लीजिए। 80 है, पैदल पूछ रहा है तो पैदल को x मान लीजिए और साइकिल को 80 माइनस x मान लीजिए। x बटा 8 प्लस 80 माइनस x बटे में 16। पैदल का टाइम प्लस साइकिल का टाइम इक्वल टू कितना? 7 घंटा। मेरे दोस्त इसको भी लिख लीजिए अगर लिखना ही चाहते हैं तो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेथड से ही टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जरा 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है कि यदि कोई बैंक
20% लाभांश का भुगतान करता है तो किसी व्यक्ति को 100 रुपए का शेयर 150 रुपए में खरीद कर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? बस एक लाइन में समझ लीजिए। 20% लाभांश का मतलब यही आपका ब्याज है। तो ब्याज यानी 100 गुने 20/100, ये आपका ब्याज है। यानी 20 रुपया ब्याज हो गया, बस कहानी खत्म है। तो ब्याज बराबर आप लोग जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर P इंटू T इंटू R/100। तो P आपका कितना है? 150 है, शेयर है इसलिए मूलधन है। T 1 साल है, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं है तो समझ लीजिए 1 साल है। और R आपसे पूछ रहा है, बस कहानी इज ओवर। 0 से 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 तिया 15, 5 दूना 10, 20 दूना 40, अब बटे में 3 कर दीजिए। R इक्वल टू या 13 तिया 39, यानी भाग देने की भी जरूरत नहीं है, यानी 13 पॉइंट समथिंग आपका आंसर। एक लाइन में बन गया। 17% बच्चों ने इसको बनाया था, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा तो आसानी से बन जाएगा। 20% लाभांश का भुगतान करता है, यानी यही ब्याज है। 100 गुने 20/100 का शेयर 150 रुपए में खरीद कर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? इसलिए ब्याज बराबर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, यानी वही रेट आपसे पूछ रहा है। तो 20 बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर P इंटू T इंटू R/100, आपका R का वैल्यू यहाँ पे आ गया। डियर स्टूडेंट, जरा 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि दो संख्याएं A और B का औसत 20 है, B और C का औसत 19 है, C और A का औसत 21 है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है किसका मान ज्ञात कीजिए? साहब A प्लस B प्लस C का मान ज्ञात कीजिए। तो A प्लस B प्लस C का मान ज्ञात कीजिए। साहब इसमें कुछ छूट गया है, मुझे लगता है। क्या छूटा है? दो संख्याएं AB है, AB का औसत 20, BC का औसत इतना। तो चलिए हम इसको A प्लस B प्लस C का मान बना देते हैं। छोड़िए अब A प्लस B प्लस C का मान, मैं अपने से ले लिया, कुछ भी हो सकता है। देखिए A प्लस B का औसत है, ध्यान से देखिएगा। A प्लस B का औसत अगर 20 है तो 20 दूना 40, B प्लस C का औसत अगर 19 है, B प्लस C का औसत अगर 19 है तो 19 दूना 38, और C प्लस A का औसत अगर 21 है, C प्लस A का औसत अगर 21 है तो 21 दूना 42। जरा ध्यान से देखिएगा, हो गया 8 2 10, 4 4 8, 3 11, 1 12, 4 4 8 और 3 11, 1 12। अब इधर वाले पार्ट में देखिए, 2 गो A है, 2 गो B है, 2 गो C है। तो क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। तो 2 से इसको काट दीजिए, कितना? 2 छक 12। मतलब क्वेश्चन के पैटर्न को मैंने समझा दिया। कुछ यहाँ पर लिखने वाले एडिटर साहब ने यहाँ पर कुछ मिसिंग कर दिया था, क्या पूछ रहा है, इसलिए हमने A प्लस B प्लस C का मान पूछ लिया, जो और भी अच्छा कर दिया। हो सकता है जो सिंपल पूछा मैंने टफ पूछ दिया। तो A प्लस B प्लस C का मान कितना है? 2 से इसको काट देंगे, 60 हो जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है? 60 है। A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है? 60 है। यानी तीनों मिलकर के कितने हैं? तीनों मिलकर के कितने हैं? 60 है। तीनों मिलकर के कितने हैं? 60 है। क्लियर? हाँ, अब ऑप्शन से मुझे लग रहा है कि यहां पर एवरेज पूछ रहा है कि तीनों का एवरेज क्या है। ये मैंने अपने से ऐड किया है, A प्लस B प्लस C, यानी AB 20 दूना 40, BC 19 दूना 38, C प्लस A 21 दूना 42, 8 2 10, 4 3 7, 4 11, 1 12, A प्लस B। ठीक है, तो स्पष्ट है 60 है। अगर आपसे पूछे कि तीनों का एवरेज क्या होगा, तीनों का, तो क्या करेंगे? 60/3 कर देंगे, 3 दूना 6 20। अब देखिए मैंने यहाँ A प्लस B प्लस C का मान पूछा है साहब, क्योंकि हम मिस प्रिंटिंग था, हमने सब कुछ बता दिया। अगर A प्लस B प्लस C पूछता तो 60 हो जाता, और अगर एवरेज पूछता तो 20 हो जाता। तो ऑप्शन पे मत जाइएगा, मिस प्रिंट था, इसलिए हमने सब कुछ बता दिया। आप नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, 6 नंबर सवाल को देखिए, एक लाइन में बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% मत हासिल किए और वह दूसरे उम्मीदवार से इतना मतों से हार गया। मतदान किए गए मतों की कुल संख्या क्या है?
अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लूजर है और यहाँ पे एक विनर है, मतलब एक हारने वाला और एक जीतने वाला। तो इस 298 मतों पे आप मत जाइएगा, देखिएगा कितना फास्ट बन जाएगा। कह रहा 40% मत हासिल किए और वह दूसरे उम्मीदवार से इतना मतों से हार गया, दूसरे उम्मीदवारों से इतना मतों से हार गया। मतलब एक उम्मीदवार 40, यानी टोटल आपका कितना हो गया 100। 100 में से हारने वाला को अगर 40 मिला तो जीतने वाला को कितना मिला 60। पहले परसेंटेज पे जाइए। मतदान किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ भी पूछे तो आप बना सकते हैं। मतदान किए गए डियर स्टूडेंट्स टोटल कितना 100, ये पूछ रहा है आपका 100 कब। अब यहां पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, 40% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से इतना मतों से हार गया। देखिए तो ये 40 है और ये 60 है, कितना से हारा 20 से। इसकी तलाश क्यों किए सर? क्योंकि यहां दिया हुआ है इतना से हारा, क्योंकि नीचे डुप्लीकेट डाटा चाहिए। 100 मत ये तो माना हुआ है, माना हुआ डाटा को हम लोग डुप्लीकेट कहते हैं। 100 मत टोटल कब, जब कितना से हारा 20 से हारा, जब कितना से हारा 20 से हारा। 100 टोटल मत कब, जब कितना से हारा 20 मतों से हार गया और कितना से हारा 298 से हारा। तो बताइए टोटल मत कितना 100 कब, जब कितना से हारा 20 से हारा, कब कितना से हारा 298 से हारा। अब इस 0 से 0, 2 से इसको काट दीजिए 5, आप इसको लिख लीजिए 8 पचे 40, 9 पचे 45 और 4 49 और 5 दूना 10 और 4 14, 10 और 4 14, कहीं गलती तो नहीं की है? ओ माफ कीजिएगा, 8 पच्चीस 40 का यानी 1490 देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर और भी कुछ बातें आपसे पूछता, जीतने वाले को कितना मिला, इसी क्वेश्चन से बन जाता। देख लीजिए, एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछेगा, टोटल पूछा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपसे जीतने वाले का पूछता कि जीतने वाले को कितना मिला, तो उसके लिए भी देखिए कितना सिंपल है, ये तो टोटल है। ऐसे भी आप डायरेक्ट यहां कर सकते हैं, जीतने वालों को कितना मिला, तो जीतने वाले को 60% गुने 60/100, हारने वाले को कितना मिला तो गुने 40/100। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ दे तो इस पर भी जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कैसे, इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। डायरेक्ट कैसे, देखिए यहां हार जीतने वाले को कितना मिला 60, कब, जब वो कितना से हारा 20 से हारा, कब, जब वो कितना से हारा 298 से हारा, 298 से हारा। कोई प्रॉब्लम? अब आइए डियर स्टूडेंट, 7 नंबर ये मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूं। 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका लघुत्तम समावर्तक 96 है, संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समावर्तक। इसका सबसे पहले एक फार्मूला लिख लीजिए। एक फार्मूला क्या लिख लेना है, x इंटू वाई, यानी दो संख्या है, यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर संख्याओं का महत्तम समावर्तक, यानी h और इंटू l से हम काम चला लेते हैं। h स्टैंड्स फॉर HCF और l स्टैंड्स फॉर LCM। H स्टैंड्स फॉर HCF और L स्टैंड्स फॉर LCM। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों तरफ मिलके 4 बात है, 4 में से कोई 3 आपके पास है तो चौथे की गारंटी। तो आप जरा ध्यान दीजिए, गुणनफल आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3072 आपका गुणनफल है। उनका एलसीएम दिया हुआ है 96, उनका एलसीएम दिया हुआ है 96, उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 96। आपसे क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है, बस कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक और फिर मेथड बता देता हूं, देखिएगा ऑप्शन से उठा लीजिए, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। 6 दूना 12 भी हो रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, करना ही होगा। 96 से अगर इसको आप भाग दीजिएगा तो 9 चौका तो जाएगा नहीं, 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी यहाँ पर 3 2 है और यहाँ पर ये, तो आप भाग अगर देंगे तो किससे देंगे 3 बार में, 3 बार में अगर देंगे तो 6 का 18 और फिर 9 तिया 27, 27 1 28 कर दीजिए, 17 में से 8 गया 9, ये बचा आपका 17 में से 8 गया 9, ये बचा आपका 9, 9 में से 8 गया 1 और ये कट हो गया और ये यहाँ। अब मुझे लगता है कि 2 बार में 96 दूना यानी 32 आपका आंसर। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आए तो मैथ्स मैराथन के इस सारे एपिसोड्स को
आप लोग शेयर करें, व्यू करें, लाइक करें और दिल की गहराइयों से सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी से मुझे एनर्जी मिलता है। मिलते हैं मैथ मैराथन के किसी और एपिसोड्स में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स